Good morning, friends. Today we will discuss about a very great personality who is a 16th president of United States of America. We came to know the name is Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was born on February 12, 1809. 1809 February 12 में इनका जन्म हुआ है. इनके पिताजी और माताजी का नाम थॉमस लिंकन एंड नैन्सी हैंस लिंकन. In a log cabin on a sinking spring farm near हॉजनविल, एक छोटे गांव का नाम है. केंटुविल नाम का शहर है अमेरिका में, उसी गांव में उनका जन्म हुआ था. ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ सैमुअल लिंकन. सैमुअल लिंकन उनके गुरु थे. अब्राहम लिंकन का रोल ऐसा होता है कि अमेरिका में जो शीत युद्ध, जो सिविल वॉर बोलते हैं, नागरिक युद्ध हुआ था, उसमें उनका बड़ा हाथ है. और जो स्लेवरी होती थी वो इन्होंने एबॉलिश कर दी. तो कैसे कर दी, उसकी जो प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है ये हम देखेंगे. सिचुएशन इन द 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी में यूएस वाज अ नॉट अ यूनियन बट द सम ऑफ स्मॉल कंट्रीज. यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर यूनियन नहीं था. छोटे छोटे ये जो आप मैप में दिख रहे हैं वो छोटे स्मॉल कंट्रीज में, ऐसा नॉर्थ और साउथ, ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है. तो ये जो दिख रहे हैं आप मैप में छोटे जो देश है, रीजन्स है, वो ऐसे स्कैटर्ड थे. तो लोकेटेड इन साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, मीनिंग देयर इज अ नो यूनियन. सो एक कंसेप्ट है यहाँ मेसन डिक्सन लाइन का. क्या है ये मेसन डिक्सन लाइन? मेसन और डिक्सन नाम के दो दो जियोलॉजिस्ट थे. इसको भूगर्भ शास्त्र में कहते हैं. पेंसिल्वानिया पेंसिल्वानिया नाम का एक प्रदेश है अमेरिका में, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का above the Mason-Dixon line there is a Pennsylvania which is slightly upper side of the Mason-Dixon line. नॉर्थ के जगह जो उत्तर दिशा है वहाँ का, लेकिन जो लोअरेस्ट पोजीशन है वहाँ पेंसिल्वानिया था. ये जो लास्ट वाली लाइन है ये साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने के लिए इन दोनों शास्त्रज्ञों ने ये लाइन की. ये इमेजिनरी लाइन है, इसे मेसन डिक्सन लाइन कहते हैं. ये जो लाइन का जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो 36 डिग्री नॉर्थ, 20 मिनट्स नॉर्थ और साउथ है. सो क्या हम देखेंगे डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी में डिस्टर्बेंस कहाँ से आया था. Slavery was officially allowed in South America, but not in North America. कैसा था कि साउथ अमेरिका का जो जो रीजन आता है मेसन डिक्सन लाइन के नीचे का जो रीजन है, वहाँ स्लेवरी ऑफिशियली अलाउड थी, लेकिन उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका में स्लेवरी अलाउड नहीं थी. Below Mason-Dixon line, there were small regions like Mississippi, Alabama, Carolina, Florida, Louisiana, Arkansas, and Texas. There were owner of farm और लैंड ओनर. वहाँ खेती करने के लिए कुछ लोगों के खुद के ज़मीनें होती थी खेती करने के लिए, और वहाँ वो काम करने के लिए उनके नौकर थे जो खेतों में काम करते थे. उनको लेबर कहते हैं या वाइट वर्कर्स कहते हैं, क्योंकि वो कॉटन की वगैरह खेती करते थे. दे यूज्ड टू पॉजेस अ स्लेव फॉर डूइंग वर्क इन अ फार्म. जो लैंड ओनर है वो गुलामों को अपने यहाँ रखते थे, क्यों कि फार्म में काम करने के लिए. The slave were given the slave code and were given some payment. उनको जो उनका काम था, वो स्लेव का जो काम था, वो काम करने के लिए उनको कोड दिए जाते थे और उनको उनके काम का थोड़ा सा ही पेमेंट दिया जाता था और ज़्यादा काम करवा लिया जाता था उनसे. दे वेयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर. वो जो लैंड ओनर है उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी कहते थे. उनको नो सेल्फ एग्जिस्टेंस टू स्लेव, मतलब कि स्लेव को खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं था. तो जो अमेरिका का जो संसद है उसे सीनेट कहते हैं. सीनेट अब भारत का जैसा संसद है, संसद है,
उसका तो वैसा अमेरिका का सीनेट है। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उनको ये थोड़ा लग रहा था कि ये जो स्लेवरी है, गुलामी है, वो इल्लीगल है एक्चुअली, वो अमानवीय है, इनह्यूमन है नेचर, राइट है ना? गुलामी अच्छी नहीं है ना, राइट? तो क्या करना चाहिए कि हमें गुलामी नष्ट करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज़, ये 1820 में किया। क्या है मिज़ोरी कॉम्प्रोमाइज़? मिज़ोरी नाम का एक रीजन है मेसन डिक्सन लाइन के 36 डिग्री 36 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ मिज़ोरी नाम का एक रीजन है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रोमाइज़, यूनियन गवर्नमेंट गेव सॉवर्निटी, मतलब स्वायत्तता, स्टेट वेयर टू अलाउ स्लेवरी और वेयर टू नॉट। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट है अमेरिका का, उन्होंने स्टेट को स्लेवरी कहाँ अलाउड करनी है या कहाँ नहीं अलाउड करनी है, इसका उनको अधिकार दिया गया स्टेट को। द कॉम्प्रोमाइज वाज मेन टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्लेव्स, मतलब ये कि नॉर्थ में जो भी रीजन्स है और साउथ में जो भी रीजन्स है, उनको उन स्टेट को पूरी तरह से अधिकार दिए गए कि कहाँ गुलामी रखनी चाहिए, कहाँ रखनी नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? कि हमारा जो पावर बैलेंस ऑफ पावर है, कि कहाँ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर होना ज़रूरी है, इसलिए उनको ये अधिकार दिए गए। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं क्यों ऐसा। क्योंकि आगे एक कैंसस और नेब्रास्का एक्ट, कैंसस और नेब्रास्का एक्ट, यहाँ कैंसस आप देख रहे हैं, कैंसस और नेब्रास्का, यहाँ एक टेरिटरी है एक्चुअली दो। द कैंसस नेब्रास्का एक्ट ऑफ 1854 was a territorial organic act that created the territories of Kansas and Nebraska. It was drafted by Democratic Senator स्टीफन ए डगलस, स्टीफन ए डगलस नाम के वहाँ के जो सीनेटर थे, पास्ड बाय द 33rd United States Congress and signed into law by President Franklin Pierce. Douglas introduced the bill intending to open up new lands to development and facilitate the railroad. इन्होंने क्या कर दिया, स्टीफन डगलस ने ये जो मिजोरी कॉम्प्रोमाइज के बिल्कुल उल्टी तरह इन्होंने एक ये कर दिया कि कुछ टेरिटरी थी वो क्या मिजोरी कॉम्प्रोमाइज में या मेसन डिक्सन लाइन के जो ऊपर थी, वहाँ जहाँ गुलामी जो स्लेवरी है वो ऑफिशियली अलाउ नहीं थी, लेकिन वहाँ अलाउ की गई। और नीचे का भाग है जहाँ जो स्लेवरी है वो ऑफिशियली अलाउ थी, लेकिन वहाँ अलाउ नहीं है। तो ऐसा हुआ कि लोगों को कंफ्यूज हुआ कि कैंसस नेब्रास्का बिल फॉलो करें या मिजोरी कॉम्प्रोमाइज करें। हाँ, या मिजोरी कॉम्प्रोमाइज करें या कैंसस नेब्रास्का फॉलो करें, इसलिए लोगों का कंफ्यूजन हो गया। और डगलस बिल टू रिपील द मिजोरी कॉम्प्रोमाइज एंड ऑर्गेनाइजेस Kansas territory and Nebraska territory. One approval by a wide margin in the Senate, but faced a stronger opposition in the House of the Representatives. इसका मतलब यही है कि डगलस, स्टीफन डगलस की जो बिल है, इनका जो मिजोरी कॉम्प्रोमाइज का जो विरोध किया था वो एंड ऑर्गेनाइज कैंसस टेरिटरी एंड नेब्रास्का टेरिटरी। क्यों ऐसा किया था कि एक एक टेरिटरी नॉर्थ को दी गई थी जो नाम कैंसस था, और साउथ को दी गई थी उसका नाम नेब्रास्का। तो ऐसे कि दोनों है, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों को बैलेंस करने के लिए एक एक टेरिटरी, जहाँ एक रीजन में गुलामी अलाउ अलाउ है और दूसरे यहाँ में गुलामी अलाउ नहीं है। तो लेकिन इसका क्या हुआ कि ये सीनेट में तो पास हुई, लेकिन इसका स्ट्रॉन्गर अपोजिशन हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो दूसरा सभागृह है अमेरिका का संसद का, तो वहाँ विग नाम का जो पक्ष था, उन्होंने बहुत सारे यहाँ अपोजिशन किए। द बिल पास्ड द हाउस विद द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल साउदर्न एंड सम नॉर्दर्न डेमोक्रेट्स. After the passage of the act, pro and anti-slavery elements flooded into Kansas.
to establish a population that would vote for against slavery. इसका मतलब है resulting in a series of armed conflicts known as bleeding Kansas. After the passage of Act pro and anti slavery, मतलब कि जो स्लेवरी को मान्यता देने वाले और स्लेवरी को मान्यता नहीं देने वाले दोनों में बहुत टेंशन हो गया और सिविल वॉर की कंडीशन आ गई. Douglas and Pierce hoped that popular sovereignty would help bring to an end to the national debate over slavery. जो बड़े डगलस और पियर्स नाम के बड़े जो नेता थे उनको लगा कि इस पर ये जो गुलामी का जो प्रश्न है उस पर बहुत सारा युद्ध हो सकता है और युद्ध अमेरिका में नॉर्थ और साउथ के बीच हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है. तो इस पर विचार करना जरूरी है, ऐसा दोनों को लगा. सो but the Kansas-Nebraska Act outraged many Northerners, giving rise to anti-slavery Republican Party. इनका ये था कि बिग पक्ष और जो पहला वाला डेमोक्रेट जो डगलस का पक्ष था वो दोनों का ऐसा मानना था कि जो स्लेवरी होनी चाहिए थी, लेकिन कंटिन्यूसली रिपब्लिकन पार्टी जो है वो स्लेवरी के खिलाफ थी. इसलिए रिपब्लिकन पार्टी उसका राइज हो गया जो आगे आ गई वो रिपब्लिकन पार्टी. वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, उसका नाम ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड. The decision was made in the case of Dred Scott. Dred Scott नाम के एक black American थे, an enslaved black man whose owners had taken him from Missouri, which was a slave-holding state, into Illinois. Illinois. मतलब ये कि ड्रेड स्कॉट नाम के एक ब्लैक आदमी थे जो अमेरिका के नागरिक थे. वह इनका जो मालिक है उन्होंने उनको इलिनॉइस से मिजोरी लाया. लेकिन आपको पता है मिजोरी कॉम्प्रोमाइज के अनुसार मिजोरी में गुलामी अलाउ नहीं थी और इलिनॉइस में थी. तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो मालिक है अभी उनको मिजोरी में लाया गया, राइट. तो मिजोरी में लाने के बाद उनका ऐसा मानना था अब मैं गुलामी से मुक्त हूँ, क्योंकि क्या मैं तो मिजोरी में आ गया हूँ और मुझ पर अभी ये मिजोरी में कोई भी गुलामी नहीं है, तो हम गुलामी क्यों करें. इसलिए इसलिए इन्होंने कोर्ट में एक केस कर दिया, which Illinois and the Wisconsin territory, which were free areas where slavery was illegal. When his owners later brought him back to the Missouri, Scott sued in court for his freedom. अभी तो मैं गुलामी अलाउ होने के यहाँ से गुलामी जहाँ नहीं है इस प्रदेश में आ गया हूँ, तो अब मैं ये मेरे मालिक का कहना मानना नहीं चाहिए. इसलिए उन्होंने कोर्ट में उनका केस फाइल कर दिया. लेकिन अमेरिका का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो जाहिरनामा बोलते हैं उसमें ड्राफ्टिंग जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या था कि जो अमेरिका का के नागरिक है उनको स्वतंत्र समता वगैरह मिलनी चाहिए. तो उनका एक क्वेश्चन उठ गया यहाँ से कि ये जो ब्लैक आदमी है वो अमेरिका के नागरिक है ही नहीं, तो इनको अधिकार ही नहीं है कोर्ट में जाकर केस फाइल करने के लिए. सो फ्री यूएस टेरिटरी. When his owners later brought him back to Missouri, Scott sued in a court for his freedom and claimed that because he had been taken into free US territory, अब वो गुलामी मुक्त प्रदेश में आ गए तो वो गुलामी नहीं कर सकते. He had automatically been freed and was legally no longer a slave. But Scott sued first in the Missouri State Court, which ruled that he was still a slave under its law. मतलब कि जब भी उनको गुलामी फ्री स्टेट में ला ही गया है तभी भी वो अभी भी गुलाम है उनके मालिक के.
He then sued in a US federal court, which ruled against him by deciding that it had to apply Missouri law to the case. He then appealed to US Supreme Court. वो जो डेड स्कॉट थे वो यूएस सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि ये जो केस फाइल कर रहे हैं यही अमेरिका का जो संविधान है उसके ही खिलाफ है, ऐसा कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। इससे अमेरिका में बहुत सारी जो मतलब अनागोंदी हो गई और सिविल वॉर का ये आ गया। अभी रोल ऑफ अब्राहम लिंकन का इसमें क्या रोल है वो बोलते हैं। As a continuously Abraham Lincoln put his concept to abolish slavery as it is a inhuman in nature। मतलब ये कि अब्राहम लिंकन जो है वो पहले इन्होंने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन लेकिन इन्होंने बहुत सारे इलेक्शन में उनका पराभव ही हो गया है, ये जीते नहीं है। लेकिन लास्ट का जो अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन था, इसमें ये जो इलेक्शन थी उसमें जो कैंपेन था वहाँ ये बोलते थे कि स्लेवरी ही ये जो है वो इनह्यूमन नेचर है, वो नष्ट होनी ही चाहिए। ऑल अमेरिकन सिविलियंस गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लिंकन। लिंकन बार बार यही बोलते थे कि गुलामी स्लेवरी नष्ट होनी चाहिए। इसलिए एज लिंकन लैग बिहाइंड इन फर्स्ट टू राउंड ऑफ द इलेक्शंस, तो राष्ट्रपति के जो 2 राउंड थे, टोटल 4 राउंड होते हैं यूएस में, 2 राउंड में अब्राहम लिंकन नीचे पड़ गए थे, पीछे पड़ गए थे। लेकिन बट द वन आफ्टर द लास्ट 2 राउंड ऑफ द इलेक्शन एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनका एक बहुत बड़ा फेमस स्पीच है, गटेसबर्ग स्पीच, 2.5 minutes ऑफ द स्पीच introduced a new definition of the democracy. Democracy is by the people, for the people and of the people. That is लोकशाही, ये लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों का जो शासन है उनको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके, द सिविल वॉर कंडीशन बिकेम द ट्रबल फॉर यूनियन ऑफ अमेरिका एंड लिंकन अप्लाई हिज पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन सीनेट एंड एबोलिश स्लेवरी बिल। क्यों ऐसा किया उन्होंने? उन्होंने क्या ऐसा किया कि सिविल वॉर हो गया नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, लेकिन लिंकन ने उनका राष्ट्रपति का जो पावर है वो अप्लाई कर दिया। इन्होंने एक लॉ कर दिया कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब ये कि गुलामी मुक्तिदाता बोलते हैं इसको, जो साउथ में ऑफिशियली गुलामी थी। इनका अमेंडमेंट 13 जो है इन्होंने लागू कर दिया। वहाँ से उनको ऑफिशियली गुलामी नष्ट कर दी। और जो सिविल वॉर हुआ था उसमें इन्होंने, इनका जो कमांडर इन चीफ था वो, उसका नाम मिशेल मैकलेनगन था। इन्होंने जो सिविल वॉर जो है थोड़े बाहर जो साइड के जो कंट्रीज है उनका थोड़ी मदद ले ली, और जो साउथ अमेरिका पर इन्होंने थोड़ा प्रेशर डाल दिया अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में। इनको प्रेशर डाल दिया और इन्होंने कहा कि जो बिखरे हुए जो स्टेट्स है स्टार्टिंग 19th सेंचुरी में वो एक होने चाहिए, क्योंकि अब हम सब एक हो गए तो यूनियन फेडरेशन हो सकता है अच्छी तरह से। सो इन्होंने सीनेट में वो एंटी स्लेवरी एक्ट जो किया, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन सक्सेस हुआ। और लास्ट में ही abolished slavery and made the union of अमेरिका become the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन लेकिन यहाँ से अब्राहम लिंकन की लास्ट में 18 अप्रैल 1865 में हत्या कर दी गई। 9 अप्रैल 1865 में हत्या कर दी गई, क्योंकि कुछ लोग अभी भी गुलामी के तरफ से कर रहे थे। इनको ये अब्राहम लिंकन का जो डिसीजन है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ हमारा टॉपिक एक्चुअली ख़त्म होता है। ये इनका यही योगदान होता है अब्राहम लिंकन का कि सिविल वॉर में ग्रेट नेतृत्व किया है इन्होंने। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बाय 13th अमेंडमेंट एंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। बहुत बड़ा इन्होंने ये जो सिविल वॉर का जो
प्रश्न ही बहुत स्मार्टली हैंडल कर दिया। लेकिन ये जो युद्ध था वो 4 साल हुआ, 1861 से 1865, 4 साल में बहुत लोगों की जान चली गई। यहाँ का एक जो 1864 में 1865 में लास्ट तक एंटी एटम की जो लड़ाई थी, एंटी एटम की, वहाँ एक ही दिन में 26,000 से ज़्यादा सैनिक एक ही दिन में मर गए। इसमें बहुत सारे लोगों का यहाँ मृत्यु हो गया। लेकिन ये अब्राहम लिंकन ने ये जो कंडीशन है वो बहुत स्मार्टली हैंडल कर दी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, मार्क्सिज्म एंड ये। सो गुड बाय एवरीवन।